आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक होने वाला है, तो मेरी ट्रिगर वार्निंग, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति उस चीज़ से डरता हो या फिर उसके मन में उस चीज़ का डर पहले से ही बैठा हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा। वरना अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बीच में एक फुटेज भी देखने को मिलेगी, रियल फुटेज, जहां पे इंसिडेंट एक्चुअल में हुआ था। बट एक बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक सा काम, गुलू गुलू टाइप का काम आप इस लाइक बटन के साथ कर दीजिएगा। इसके ऊपर गुलू गुलू फेंक के मारिए या फिर कुछ भी करिए, इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया थोड़ा सा होना चाहिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इन। हाँ, ये वही शर्ट है, अच्छी लगती है मुझे। 1920 के दशक का टाइम अमेरिका में वो टाइम था जब पूरे के पूरे अमेरिका देश के अंदर नीचे बनी हुई सुरंगों के लिए बहुत ज़्यादा ओड़ लगी हुई थी सभी लोगों के बीच में। ना सिर्फ सरकार बल्कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज के ओनर थे वो भी लोग अपने अपनी जमीन के अंदर खोद खोद कर ये देख रहे थे कि क्या उनकी जमीन के नीचे कोई सुरंग तो नहीं, अगर सुरंग है तो क्या वो उस सुरंग के अंदर जा सकते हैं, उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं। लिटरली लोगों ने अपने खेतों को खोदना शुरू कर दिया, उसके अंदर फसल बोने की बजाय वो खोद खोद कर नीचे देखते कि क्या उनको कोई सुरंग मिलती है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को सुरंग मिली भी। लोगों ने इस चीज को वहां धंधा तक बना डाला कि जहां भी सुरंग मिलेगी वो उस चीज के पास एक बोर्ड लगाकर अपना छोटा सा एक ऑफिस बनाकर वहां पर बैठेंगे, लोगों को टिकट काट काट कर इस सुरंग के अंदर भेजेंगे नीचे देखने के लिए कि आखिर नीचे क्या है, सुरंग कैसी है। और ये चीज वहां बहुत अच्छे से फल फूल भी रही थी। और केंटकी अमेरिका में रहने वाला फ्लॉयड कॉलिंस नाम का लड़का भी, जिसने अपने पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे खड्डे कर करके देखने शुरू किए कि कहीं पर उनके खेतों के अंदर कोई सुरंग वगैरह मिलती है नहीं मिलती। और जैसे उसने काफ़ी जगहों पर अलग अलग खड्डे किए, कुछ खड्डों के नीचे उसको ऐसे निशान मिले कि हाँ यहाँ पर सुरंग हो सकती है। इसलिए उसने पूरे खेत के खेत खोद डाले मशीनों के साथ और लिटरली उसको वहाँ पर बहुत सारी सुरंगें मिल भी गई। और जब वो उन सुरंगों के नीचे देखने के लिए गया तो लिटरली वो बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा गहरी भी। और इस चीज़ को जैसे ही उसने ढूंढा, उसने अपने प्रॉपर्टी के बाहर ही बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगा दिए कि हाँ हमारे यहाँ भी सुरंगें मिली हैं, अगर कोई देख कर आना चाहे तो इनको भी देखने जा सकता है। बट फ्लॉयड पूरा दिन खाली बैठा रहता, उसको कहीं भी कोई कस्टमर नहीं मिल रहा था जो भी उसकी इस सुरंग को देखने के लिए आए और वो उससे पैसा कमा सके। जिसके बाद ये चीज उसने अपने पिता से भी डिस्कस करी कि मुझे कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है, कोई टूरिस्ट हमारी सुरंगों को देखने नहीं आ रहा है, तो अब क्या किया जाए। उसके पिता ने कहा कि देखो हमारे जो खेत हैं वो मेन लैंड से बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए कोई क्यों तुम्हारे खेतों के अंदर इस सुरंग को देखने के लिए आएगा, जबकि मेन लैंड से हमारे खेतों तक तो कोई ट्रांसपोर्ट का साधन भी नहीं है। जिसके बाद फ्लॉयड ने खुद से एक पुरानी गाड़ी खरीदी और उस पुरानी गाड़ी के सहारे ही वो मेनलैंड से लेकर अपने सुरंगों तक गाड़ी चलाने लगा कि हाँ भाई टूरिस्टों को भर भर कर वो इस गाड़ी के अंदर लेकर आएगा, सुरंगें दिखाएगा, पैसा कमाएगा और वापस उनको वहीं पर छोड़ कर आएगा। ये काम भी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला, लोग उसकी इन सुरंगों से बोर हो चुके थे। अब सीधी सी बात थी कि फ्लॉयड को कुछ और सोचना था। जिसके बाद फ्लॉयड ने आसपास के और लोगों से भी डिस्कस करना शुरू किया। मैमथ केव पार्क के अंदर भी वो गया, वहां जाकर लोगों से बात करी जो भी अलग अलग सुरंगों को बोर्ड लगा लगा कर बैठे हुए थे कि हाँ भाई तुम्हारी सुरंगें दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारी सुरंगों के अंदर ऐसा क्या खास है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और वो मेरी सुरंग के अंदर नहीं है। तो जैसे ही फ्लॉयड ने अलग अलग सुरंगों के अंदर झांकना शुरू किया तो वहां उसने नोटिस किया कि इन लोगों की सुरंगें पहली बात तो बहुत ज्यादा गहरी हैं, इनका एक अलग ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरी बात, इन लोगों की सुरंगें सैंड केव है, मतलब कि मिट्टी की बनी हुई हैं। और ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। जो इनके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हैं, बहुत ज्यादा डरावने से भी दिखते हैं, जो लोगों को बहुत ज्यादा हैरान करते हैं और ये अपनी तरफ खींचते हैं। जिसके बाद ऑब्वियसली अब ये प्राकृतिक है तो ये इसको उठाकर अपने खेतों में तो लेकर जा नहीं सकता। उसने वहीं पर मैमथ केव नेशनल पार्क के अंदर ही, मैमथ केव पार्क के अंदर ही एक मालिक से बात करी कि देखो तुम मुझे अपनी ये सुरंग दे दो, मैं इसका ध्यान रखूंगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, अंदर टूरिस्टों को दिखाकर लेकर आऊंगा और बाहर लेके आऊंगा, सब कुछ ये परफेक्ट रहेगा, हमारे तुम्हारे बीच में डील फाइनल हो जाएगी। जिसके बाद उस मालिक ने भी मना नहीं किया कि हाँ ठीक है 50% मुझे तो घर बैठे मिल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये मेरी सुरंग रख सकते हो। जनवरी 1927 में फाइनली वो दिन भी आया जब फ्लॉयड ने जाकर उस मालिक से बात करी कि देखो मैं आज तुम्हारी इस केव के अंदर जाकर देखने वाला हूं कि आखिर ये कहां तक जाती है, पहले मैं तो इसका जायजा अच्छे से ले लूं ताकि जो भी टूरिस्ट लोग आएंगे मैं उनको समझा सकूं कि यहाँ उनको जाना है, अगर वो मुझे साथ लेकर जाना चाहे तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा, पहले मुझे इसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जनवरी 1927 में वो उस मालिक के घर पर पहुंचा, वहां इन दोनों ने मिलकर बात करी। वापिस उसने अपना कोट वगैरह डाला क्योंकि ठंड बाहर बहुत ज्यादा थी। उस कोट को पहनकर उस मालिक ने कहा कि एक काम करो, तुम ये मेरा लालटेन ले जाओ। उस टाइम पर लालटेन चला करते थे, टॉर्च वगैरह ज़्यादा नहीं थी, तो लालटेन लेकर उस मालिक ने कहा कि ठीक है तुम इस सुरंग का पूरा अंदर से जायजा लेकर आओ और मुझे बताना कि आखिर अंदर क्या क्या है, क्योंकि मैं आज तक गया नहीं। अब ये फ्लॉयड कॉलिंस, ये पुराना पापी सुरंगों का, इसको अच्छे से पता है कि किस तरीके से सुरंगों के अंदर
उसकी एक्सप्लोरेशन की जाती है। ये बिना डरे मैमथ केव नेशनल पार्क के अंदर बनी हुई इस क्रिस्टल केव के अंदर एंटर कर चुका था दोपहर के टाइम पर। अब जैसे उसने वो अंदर जाता गया, अपनी लालटेन हाथ में लेकर अकेला ही फ्लॉयड कॉलिंस सुरंग के अंदर गया। अपने आगे जाकर जैसे ही वो अंधेरा ज्यादा हुआ, उसने अपनी लालटेन को जलाया और उस लालटेन को जलाकर अब धीरे धीरे फ्लॉयड कॉलिंस अंदर जाता जा रहा था। अब जैसे जैसे वो और अंदर गया, पहली बात तो ये सुरंग एकदम नीचे ढलान की तरफ जा रही थी, और दूसरी बात ये आगे जाते जाते बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़, बहुत ज्यादा संकरी सी होती जा रही थी। अब लिटरली जहां पहले फ्लॉयड कॉलिंस खड़ा होकर चल रहा था, वहीं अब उसको बैठकर चलना पड़ा, झुककर चलना पड़ा, और झुकते झुकते भी ऐसा पॉइंट आया, ऐसे कई मोड़ आए जहां पर उसको घिसट घिसट कर नीचे लेटकर चलना पड़ा। अपने पैरों के सहारे, अपने हाथों के सहारे उसको अपने आप को धक्का देना पड़ रहा था। असल में फ्लॉयड अपने घर पर भी ये बोल कर निकला था कि वो आएगा लगभग 24 घंटे बाद, यानी कि अगले दिन, क्योंकि किसी भी केव एक्सप्लोरर को एक केव को अच्छे से एक्सप्लोर करने में 24 घंटों का टाइम तो लगता ही है, जो कि इतनी बड़ी है। ऑब्वियसली उसके घर वालों को भी पता था कि अगले दिन आने वाला है, तो उनको भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। उसके मालिक को भी पता था कि हाँ वो अगले दिन ही आएगा। ये चीज़ वो बोल कर गया है, अपने साथ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी लेकर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड केव एक्सप्लोरर है। अब इससे पहले कि मैं आपको आगे का समझाऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस सुरंग के काफ़ी सारे हिस्से भी बनाए गए थे। इस सुरंग को काफ़ी सारे हिस्सों के अंदर बांटा गया था। मैंने आपको बताया कि ये सुरंग आगे से खुली और अंदर जाते जाते और ज़्यादा संकरी होती गई, इसलिए इसको काफ़ी सारे हिस्सों में काटा गया। जहां पर मोड़ थे, उन मोड़ वाले हिस्सों को स्क्वीज का नाम दिया गया। इसके आगे हॉरिजॉन्टल रूम, इसके आगे कॉरिडोर रूम और इसके आगे टर्न अराउंड रूम वगैरह भी यहाँ पर बांटे गए। मतलब कि लोगों ने नाम लिख दिए, जो भी लोग इस केव के अंदर गए थे इसको देखने के लिए, उन्होंने ही इन हिस्सों के नाम लिखे। सो फाइनली एक्सप्लोर करते करते तकरीबन 10 घंटे बीत चुके थे अभी तक फ्लॉयड को इस गुफा के अंदर गए हुए, और वो लालटेन लेकर धीरे धीरे कर अपने इस सुरंग के बिल्कुल एंड वाले हिस्से को देखना चाह रहा था कि आखिर ये कितनी गहरी है और आखिर इसके एंड वाले हिस्से में क्या दिखता है। तो तकरीबन 10 घंटों तक नीचे घिसट घिसट कर चलने के बाद, धीरे धीरे खिसकने के बाद फाइनली फ्लॉयड को इसका एंड दिखा, और जैसे ही उसने एंड को देखा अपनी लालटेन के अंदर, उसने और ज्यादा उस बत्ती की लो को तेज किया, और अच्छे से उस एंड को देखने के बाद वो समझ गया कि हाँ ये केव यहीं पर बंद है और यहीं से उसको वापस घूमना पड़ेगा। अब जैसे वो एंड से वापस घूमा, अब यहां फ्लॉयड ने कुछ ही कदम चले थे वापस उस एंट्रेंस पर जाने के लिए, इस गुफा के मुहाने पर जाने के लिए। नीचे घिसटते घिसटते वो इस बीच में स्क्वीज वाले पॉइंट पर पहुंचा, जहां से आगे उसे इस वर्टिकल चढ़ाई को चढ़ना था, लिटरली खड़े होकर वहां ऊपर चढ़ना था उसे। बट उससे पहले ही जैसे फ्लॉयड इस स्क्वीज वाले पॉइंट पर पहुंचा, वहीं पर उसका लालटेन जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो लालटेन साइड वाली दीवार से जाकर टकराया, और टकराते ही लिटरली वो वापस पलट गया, और पलटते उसका सारा तेल नीचे की तरफ आ गया, और नीचे जो आग जल रही थी वो आग एकदम से बुझ गई। अब जैसे ये चीज फ्लॉयड ने देखी कि हाँ उसका लालटेन खत्म हो चुका है, अब ऑब्वियसली अंदर पूरा गुप्त अंधेर, अंदर कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर उसे कहां जाना है। बट यहां पर भी उसने पैनिक नहीं लिया, फिर भी वो धीरे धीरे कर आगे की तरफ बढ़ता रहा। उसको उम्मीद थी कि इस पानी वाले इलाके से निकलकर, क्योंकि वो सुरंग के नीचे वाले हिस्से में था, वहां पानी भी मौजूद था थोड़ा सा, उसको उम्मीद थी कि वो उस पानी वाले इलाके से निकलकर जो भी बचा कुचा तेल है इसमें, उसको संभाल कर वो दोबारा से आग जला लेगा और इस बाकी के रास्ते को कवर करेगा। उसने वही लालटेन अपने हाथ में पकड़े रखा और धीरे धीरे घिसट कर वापस वो इस स्क्वीज वाले पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। बट मैंने आपको बताया कि इस गुफा के अंदर पहले से ही काफी सारे स्क्वीज वाले पॉइंट्स मौजूद थे। अब जैसे उसने एक स्क्वीज वाले पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश करी, उसने अपने पैरों से नीचे की तरफ जोर लगाया कि हाँ वो अपने पैरों से थोड़ा धक्का देकर ऊपर हाथ को पकड़कर इस स्क्वीज वाले पॉइंट को क्रॉस कर सके। बट जैसे ही फ्लॉयड ने अपने उल्टे पैर से नीचे दीवार की तरफ धक्का लगाया, असल में वो दीवार वहीं पर चटक गई। जी हाँ, चटकते ही उस दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा फ्लॉयड के पैर पर आकर गिरा। उसका उल्टा पैर लिटरली उसी पत्थर के नीचे अब दब चुका था। आधा पैर उसका पत्थर के उस तरफ और बाकी का पूरा शरीर फ्लॉयड का पत्थर के इस तरफ था। अब ऑब्वियसली फ्लॉयड अपने पैर को वहीं पर छोड़कर तो जा नहीं सकता। उसने बहुत ज्यादा जोर लगाना शुरू किया। उसने लालटेन को वहीं आगे की तरफ फेंका और हाथ से ही अपने आप को खींचना शुरू किया। बट जैसे उसने और ज्यादा जोर लगाया, जहां पर अभी तक उसका पैर थोड़ा बहुत तो वो हिल पा रहा था, बट जोर लगाते ही वो पत्थर जो उसके ऊपर पड़ा हुआ था, उसके पैर के ऊपर पड़ा था, वो पत्थर एकदम से उसी पोजीशन में सेट हो गया कि ना वो हिल पा रहा है, ना वो कहीं अब उसको खिसका पा रहा है। लिटरली फ्लॉयड एकदम से वहीं पर जाम हो गया। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि इतना सब कुछ होते हुए भी फ्लॉयड बिल्कुल भी अभी तक पैनिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराना केव एक्सप्लोरर है। उसको एक्सपीरियंस है कि ऐसी चीजें उसके साथ होती आई हैं और उसको यह भी पता है कि उसको इस तरीके की चीजों से कैसे निकलना है। अब आप बस सोच कर देखिए, एक 2.5 फीट चौड़ी सुरंग जो कि धरती के नीचे सैकड़ों फुट गई हुई है, और उसी सैकड़ों फुट गहरी सुरंग के अंदर 2.5 फुट चौड़े इलाके के अंदर एक आदमी फंसा हुआ है। उसके पैर के ऊपर एक पत्थर पड़ा है और वो पत्थर बिल्कुल सेट
सेट हो चुका है अपनी पोजीशन के अंदर। अब वो पत्थर हिल भी नहीं पा रहा और बिल्कुल घुप अंधेरे के अंदर ऊपर से पानी नीचे बहता हुआ आ रहा है। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर बेचारे फ्लॉयड का उस टाइम पर क्या हाल हुआ होगा। जिसके बाद फ्लॉयड ने अपने उल्टे हाथ को नीचे से खिसकाना शुरू किया। उसको ये लग रहा था कि वो अपने पैर को अपने हाथ से ऊपर की तरफ खींचेगा तो हो सकता है यह पत्थर कहीं से और टूट जाए, और टूटकर दो हिस्सों में अगर बिखर गया तो जोर लगाकर वो अपने पैर को इस पत्थर से बाहर निकाल सकता है। उसने अपने उल्टे हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर गया जैसे तैसे और अपने पैर को ऊपर की तरफ खींचने लगा, बट उसको महसूस हुआ कि ये पत्थर बिल्कुल सॉलिड है और ये यहाँ से नहीं हिलने वाला, और वापस से उसने अपने उल्टे हाथ को ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। बट अब की बार उसका वो उल्टा हाथ भी ऊपर नहीं आया। क्यों? क्योंकि इतनी जगह ही नहीं थी कि वो अपने उल्टे हाथ को फोल्ड करके वापस से ऊपर की तरफ लेकर आ सके। अब आप बिल्कुल पोजीशन को इमेजिन करने की कोशिश करिएगा। एक पैर जिसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, 2.5 फुट 3 फुट चौड़ी वो सुरंग, और ऊपर से फ्लॉयड का हाथ भी अब नीचे की तरफ फंस चुका था। उसका सिर्फ एक हाथ आगे की तरफ था और उसी हाथ के सहारे अब फ्लॉयड को आगे की तरफ निकलना भी था। बट धीरे धीरे का टाइम बीतता रहा, फ्लॉयड जोर लगाता रहा। तकरीबन अब 19 घंटों का टाइम बीत चुका था। 19 घंटों के अंदर फ्लॉयड को यहीं पर नींद भी आ गई। उस दर्द की वजह से वो नींद वापस भी खुल गई, और जैसी उसकी नींद वापस खुली तभी उसको वापस माइंड में वही टेंशन शुरू होने लगी कि हाँ, ये तो यहाँ पर फंसा हुआ है और उसको किसी भी तरीके से अब यहाँ बाहर निकलना होगा। उसने उसी टाइम पर बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई तो उसकी मदद के लिए आएगा। बट जो भी लोग बाहर मौजूद थे, फ्लॉयड को जानने वाले या फिर उसके परिवार वाले, सभी को ये पता था कि इस गुफा के अंदर से वापस आने में, इसको पूरे तरीके से एक्सप्लोर करने में फ्लॉयड को कम से कम 24 घंटों का टाइम तो लगेगा। फ्लॉयड को भी पता था कि 24 घंटों बाद तो शायद हो सकता है किसी को उसकी टेंशन होनी शुरू हो जाए और वो लोग वापस उसका रेस्क्यू करने के लिए यहाँ तक आएंगे और उसे बचा लेंगे। फ्लॉयड ने भी उम्मीद जारी रखी। फ्लॉयड ने जस्ट वेट किया कि हाँ, कोई तो यहाँ पर आएगा। अगले दिन दोपहर के टाइम पर 17 साल का जूल्स नाम का एक लड़का जैसे ही इस गुफा के आगे से क्रॉस कर रहा था, उस रोड पर जा रहा था, मेन रोड पर, उसने देखा कि फ्लॉयड का कोट बाहर की तरफ ही इस सुरंग के बाहर मुहाने पर लटका हुआ है। मतलब फ्लॉयड अभी भी उसके अंदर ही है। अब बजाय वो लड़का इस गुफा के अंदर जाने के, वो सीधा भागते हुए अपने घर पर गया। अपने घर पर जाकर बातें बताई कि वहां उस गुफा के बाहर वो कोट लटका हुआ है और सभी लोग अब इकट्ठा होकर क्रिस्टल केव के मुहाने पर पहुंच चुके थे। और धीरे धीरे कर 2 लोग फाइनली इस गुफा के अंदर एंटर हुए और ढूंढने के लिए कि आखिर फ्लॉयड अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक तो 24 घंटे से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था। इसी बीच एक आदमी वहां से उठकर सीधा फ्लॉयड के घर पर गया, उसके भाई को बताया, उसके पिता को बताया कि ये सब कांड हो चुका है, अभी तक फ्लॉयड बाहर नहीं आया, उसका कोट अभी भी क्रिस्टल केव के बाहर लटका हुआ है। तो वहां से उसका पूरा परिवार भी उठकर अब इस गुफा के बाहर आकर खड़ा हो चुका था। उसके भाई ने सबसे पहले कहा कि मैं जाऊंगा अपने भाई को ढूंढने के लिए, और फाइनली वो जो 2 लोग पहले गए थे उन दोनों लोगों को पीछे किया और यहाँ फ्लॉयड का भाई आगे आगे उस गुफा के अंदर घिसटते हुए आगे की तरफ जाने लगा, वही एंड पॉइंट तक जहां तक फ्लॉयड गया था। अब फ्लॉयड के भाई को भी उस एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए कम से कम 11 से 12 घंटों का सफर लगने वाला था। बट फिर भी 11 से 12 घंटों तक घिसटते घिसटते धीरे धीरे वो गुफा आगे जाकर संकरी होती गई। वही स्क्वीज पॉइंट्स, वही टर्न अराउंड रूम, वही सारे मोड़ों को क्रॉस करते हुए फाइनली फ्लॉयड के भाई को फ्लॉयड की आवाज सुनाई दी। और ऑब्वियसली फ्लॉयड का भाई ने जैसी उसकी आवाज सुनी, फ्लॉयड का भाई समझ चुका था कि हाँ, यहाँ कुछ दिक्कत है, फ्लॉयड कोई गहरी मुसीबत में फंसा हुआ है। फ्लॉयड के भाई ने भी दूसरी तरफ से रिप्लाई करना शुरू कर दिया कि फ्लॉयड, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तुम्हारे पास इतना अंधेरा क्यों है, तुम्हारी लालटेन कहाँ गई। फ्लॉयड ने दूसरी तरफ से बताया कि ये सब कुछ हुआ है, वही पत्थर उसके पैर के ऊपर आकर गिर चुका है और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। धीरे धीरे कर फ्लॉयड का भाई भी वहीं घिसटते घिसटते और इसी संकरे रास्ते से होते हुए लिटरली उस पॉइंट पर पहुंचा जहां से नीचे की तरफ, उसी स्क्वीज पॉइंट के नीचे की तरफ उसको अपना भाई लेटा हुआ दिख रहा था, मतलब कि उल्टा लेटा हुआ दिख रहा था, और ऊपर से फ्लॉयड का भाई फ्लॉयड को देख सकता था। दोनों ने आपस में बातचीत करी। फ्लॉयड ने पूरा इंसिडेंट बताया कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कब से यहाँ पर फंसा हुआ है, मदद की उम्मीद में कि कब कोई आएगा और उसे यहाँ से बचाकर लेकर जाएगा। फ्लॉयड के भाई ने फ्लॉयड को काफी ज्यादा खाने का सामान भी दिया कि हाँ, तुम ये सारा कुछ खाना पीना खा लो, तब तक मैं बाहर जाकर मदद के लिए लेकर आता हूँ, यहाँ पर रेस्क्यू अभियान शुरू करते हैं। बट जैसे ही फ्लॉयड का भाई वापस वही घिसटते घिसटते 8-9 घंटे का सफर करते हुए वापस उसी मेन एंट्रेंस तक गया, वहां बाहर अभी तक भीड़ लग चुकी थी। बाहर जाकर सारी सिचुएशन बताई कि फ्लॉयड के साथ क्या क्या हुआ है। तब यहाँ पर सभी ने मिलकर अलग अलग आइडियाज लगाने शुरू कर दिए कि हम किस तरीके से फ्लॉयड को बाहर निकाल सकते हैं। जिसके बाद फ्लॉयड के भाई ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया कि तुम अपने अपने आइडियाज लगाते रहो, मैं तो अपना छीनी हथौड़ा लेकर वहीं वापस जा रहा हूं, मैं अपने भाई को किसी भी तरीके से वापस निकाल कर लेकर आऊंगा। और लिटरली सोच कर देखिए, फ्लॉयड का भाई छीनी हथौड़ा लेकर अपने साथ वापस उसी सुरंग में होते हुए 10 घंटे तक वापस उसी ट्रैवल करके फ्लॉयड के पास पहुंचा, उसको जाकर वापस से पानी पिलाया और खुद ने ही, लिटरली खुद ने ही छीनी हथौड़े से उस सुरंग को काटना ऊपर से शुरू कर दिया। बट नीचे लेटे हुए फ्लॉयड ने मना कर दिया कि तुम इस सुरंग को क्यों काट रहे हो, क्योंकि सारा का सारा एक गंद मेरे ऊपर आकर
आकर गिर रहा है, और ऑब्वियसली कोई अगर बड़ी चोट इस सुरंग के पत्थर को लग गई तो बहुत बड़ा हिस्सा भी सुरंग का मेरे ऊपर आकर गिर सकता है और मैं नीचे बीच में ही क्रश हो जाऊंगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर। अब आप सोच कर देखिए, ये केस वहां पर इतना ज्यादा फैल गया कि ना सिर्फ उस लोकल मीडिया ने इस केस को कवर किया, बल्कि नेशनल मीडिया, पूरे के पूरे देश की मीडिया उस सुरंग के ऊपर मुहाने पर इकट्ठा हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इस तरीके के एक्सीडेंट अमेरिका के अंदर बिल्कुल नए नए थे। वहां पर लोग अब जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर फ्लॉयड को किस तरीके से बचाया जाएगा और आखिर आगे फ्लॉयड के साथ क्या होगा, उसको सही सलामत बाहर निकाला जाएगा भी या नहीं। फाइनली तकरीबन 3 दिनों का टाइम बीत चुका था। 3 दिनों से फ्लॉयड उसी जगह पर बिल्कुल अटका हुआ था और लोग बाहर किसी तरीके से वेट कर रहे थे कि कब फ्लॉयड को बाहर निकाला जाएगा। बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज वहां पर आई, बहुत सारे एनजीओज आए और उन एनजीओज ने मिलकर फाइनली वही एकमात्र तरीका निकाला, पुली वाला। मैंने आपको वो नटी पटी केव वाली जो स्टोरी सुनाई थी, उसके अंदर भी जॉन के ऊपर वही तरीका अपनाया गया था। पुली से उसको खींचकर, पुली पर रस्सियां बांधकर, उन पुली से ही खींचकर जॉन को भी बाहर निकालने की कोशिश की गई थी और इसी तरीके को अब फ्लॉयड के ऊपर भी आजमाया जाना था। लोगों ने बहुत सारी पुलिस इकट्ठा की, बहुत भारी भारी रस्सियां, किसी तरीके से वो घिसटा कर नीचे उसी सुरंग के एंड तक लेकर गए जहां पर फ्लॉयड फंसा हुआ था। और फाइनली लोगों ने मिलकर फ्लॉयड का हाथ, जो कि अब ऊपर की तरफ था, उस हाथ के ऊपर वो रस्सियां बांधी और सुरंग की अलग अलग दीवारों पर आमने सामने काफी सारी पुलिस बांध दी, ताकि वो किसी भी तरीके से रस्सी को खींचकर इन पुलिस के सहारे फ्लॉयड को इस स्क्वीज पॉइंट से बाहर निकाल सके। ऊपर से रस्सियां जैसे ही वो लोग खींचने लगे, सबसे पहले तो काफी सारी पुलिस भी टूटकर नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि वो जो सुरंग बनी हुई थी वो मिट्टी की थी और उस मिट्टी के अंदर वो जो होलफास लगाए गए थे पुलिस को लगाने के लिए, वो अच्छे तरीके से जम ही नहीं पाए। जैसे उनके ऊपर थोड़ा सा जोर गिरा, वो उसी दबाव से नीचे की तरफ आकर गिरे और ऑब्वियसली सिस्टम वहीं पर फेल हो चुका था। बट फिर भी किसी तरीके से और नए बड़े सारे होलफास वहां पर लगाए गए और उन होलफास के अंदर पुलिस को फिट करने के बाद वापस से फ्लॉयड को खींचने की कोशिश की गई। बट कुछ इंचेस तक खींचने के बाद ही फ्लॉयड ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पैर के ऊपर जो पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर ने अब उसके पैर के ऊपर घाव बनाना शुरू कर दिया। लिटरली अब उसके पैर से खून रिस रिस कर नीचे की तरफ बह रहा था और ये चीज किसी को भी पता ही नहीं थी। जैसे ही लोगों ने उसको खींचना शुरू किया, वो घाव और ज्यादा खुला और दर्द के मारे बेचारा फ्लॉयड बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि नहीं, मुझे यहीं पर छोड़ दो, मुझे आगे और ज्यादा नहीं खींचना। क्यों? क्योंकि खींचते ही वो पत्थर वापस फ्लॉयड के साथ आगे की तरफ खींच रहा था। जिसके बाद रेस्क्यूअर्स ने इस प्लान को यहीं ड्रॉप किया और दूसरा प्लान अब ये बनाया गया कि क्यों ना हम वो मिट्टी की, अगर वो गुफा है तो मिट्टी को वहीं से साइड में खोद खोद कर इस गुफा को आगे से बहुत ज्यादा चौड़ा कर दें, जहां पर फ्लॉयड फंसा हुआ है उस चीज को चौड़ा कर दें और उस मिट्टी को बाहर की तरफ ले आएंगे और बाद में जब हम फ्लॉयड तक पहुंचेंगे उस पत्थर को भी वहीं से छीनी हथौड़े से काट देंगे और फ्लॉयड को आजाद करवा लेंगे। बट ये चीज प्रैक्टिकल करना लिटरली उस टाइम पर नामुमकिन थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोगों ने अपने अपने छीने हथौड़े लेकर उस पॉइंट तक पहुंचे जहां पर फ्लॉयड फंसा हुआ था और वहीं पर जाकर छीनी हथौड़ों से ठोकना शुरू किया, इस दीवारों को चौड़ा करना शुरू किया, उन्होंने नोटिस किया कि ये दीवार ना सिर्फ चौड़ी हो रही है बल्कि बहुत बड़े बड़े क्रैक्स इन दीवारों के अंदर आने लगे हैं। और इन क्रैक्स को देखते ही ऑब्वियसली सभी लोग जो नीचे काम कर रहे थे वो बहुत ज्यादा डर गए कि ये क्रैक्स अगर थोड़े से और बड़े हुए तो ये पूरी की पूरी गुफा उनके ऊपर आ गिरेगी और ये लोग भी यहीं पर दफन हो जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने इस प्लान को यहीं पर ड्रॉप कर दिया। सारे के सारे लोग अपने वापिस छेने हथौड़े को लेकर अभी कुछ ही मीटर चले थे वहां से और लिटरली तभी बहुत बहुत बड़ा एक पत्थर उनके रास्ते में आकर बीच में गिर गया। जी हाँ, उन्होंने शुक्रगुजार किया कि वो अगर 3-4 मिनट और इस पॉइंट पर होते जहां पर वो खुदाई कर रहे थे तो वो लोग भी अभी तक इसी मलबे के अंदर नीचे दब जाते। बट अब ये क्योंकि मलबा गिर चुका था, मतलब साफ था कि अब वो किसी भी तरीके से फ्लॉयड को देख भी नहीं सकते। अब पूरा का पूरा कांटेक्ट खत्म हो चुका था फ्लॉयड से। क्यों? क्योंकि उस तरफ वो एंड था इस गुफा का, बीच में फ्लॉयड, और इस तरफ अब वो मलबा गुफा का ढहकर गिर चुका था। मतलब अब साफ था कि वो फ्लॉयड तक खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंचा सकते। जिसके बाद फिर से एक बार ये प्लान बनाया गया कि क्यों ना अब की बार हम अंदर जाने की बजाय हम ऊपर से ही, मतलब कि सतह से ही हम छेद करते हैं। 6 गुना 6 का अगर हम छेद करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली हम एक पॉइंट पर आकर नीचे फ्लॉयड तक पहुंच जाएंगे और उसको उसी छेद से ऊपर की तरफ बाहर निकाल लेंगे। अब बहुत बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह उसी गुफा के ऊपर लाकर खड़ी कर दी गई। अब जैसे वो मशीन्स पहुंची तभी एक इंजीनियर जो कि वहां पर काम कर रहा था, हेनरी मैक्रिक, वो हेनरी उस मशीनों के पास गया और उन मशीन चलाने वाले जो लोग थे उन सभी को इकट्ठा करके, और जिन लोगों ने उनको बुलाया था, यहाँ मशीनों को बुलाया था, उन सभी लोगों को समझाने लगा कि बाबूजी आप एक बात बताइए, अभी हम नीचे छीने हथौड़े से उनको तोड़ रहे थे, उनको ठोक रहे थे उस दीवारों को, तभी वो नीचे ढह गई। अगर तुम इतनी भारी मरकम ये ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह इस गुफा के ऊपर चलाओगे तो ऑब्वियसली वो उसकी कंपनी इतनी ज़्यादा होगी कि वो सारी की सारी गुफा नीचे की तरफ ढह जाएगी और फ्लॉयड जो कि
जो कि उम्मीद है कि अभी तक हम चिंता निकाल सकते हैं उसे, वो उम्मीद लिटरली खत्म हो जाएगी। हमें फ्लॉयड कभी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब जैसे ये बात सामने रखी हेनरी ने, सभी लोगों ने उसकी बातों के ऊपर एग्री किया कि हाँ बात तो ठीक है, ये गुफा मिट्टी की है और मिट्टी कभी भी ढह सकती है और हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद फाइनली ये प्लान बनाया गया कि 3 लोग कस्सी फावड़ों से एक छेद बनाएंगे और उसी छेद के सहारे वो नीचे तक जाएंगे खोदते खोदते, ताकि कंपन भी ज्यादा ना हो, ड्रिलिंग मशीनों का बोझ भी ज्यादा ऊपर ना हो और सारे लोग साइड में खड़े रहेंगे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस पूरे रेस्क्यू अभियान को देखने के लिए तकरीबन 5000 से भी ज्यादा लोग उस गुफा के ऊपर खड़े थे, अपना बोझ बढ़ा रहे थे। सोच कर देखिए आप, एक व्यक्ति को बचते हुए देखने के लिए 5000 लोग ऊपर खड़े थे और वो वेट कर रहे थे किसी तरीके से फ्लॉयड बाहर की तरफ आ जाए। और ना सिर्फ यहाँ 5000 लोग थे, लोगों ने यहाँ अपनी दुकानदारी तक लगा ली। बहुत सारी दुकानें भी इस गुफा के पास खुल गई और लोग वहाँ से चाय कॉफ़ी वगैरह पीते, नाश्ता वगैरह करते, खाना वगैरह करते। लोगों ने तो वहाँ पर कैंप जो कि टेंट होते हैं, उन टेंट्स को रेंट पर देना भी शुरू कर दिया कि हाँ लोग यहीं पर खाएंगे, यहीं पर हगेंगे और यहीं पर रात को सो जाएंगे आराम से, इनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस पैसा कमाओ किसी तरीके से। 8 फरवरी 1927 का दिन आते आते दोपहर तक फाइनली इस खबर की पूरी न्यूज़ अमेरिका के राष्ट्रपति तक भी पहुंचाई गई। और जैसे ये चीज़ राष्ट्रपति को भी पता लगी, मतलब अब ये चीज़ ना सिर्फ नेशनल थी बल्कि इंटरनेशनल स्टोरी बन चुकी थी। बाहर के देशों से भी रिपोर्टर्स आकर इस गुफा के ऊपर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे कि आखिर इतने दिनों से जो व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है, आखिर उसके साथ क्या होगा। अभी तक वो जो लोग ऊपर 3 लोग खोद रहे थे कस्सी फावड़ों से, वो 17 फुट गहरा गड्ढा खर चुके थे, मतलब कि अभी कुछ दर्जन फुट और उन्हें खोदना था, तब जाकर वो फ्लॉयड के पास तक पहुंचते। और अभी तक कोई भी कांटेक्ट फ्लॉयड से नहीं हो पाया, क्योंकि एंट्रेंस से जैसे ही लोग अंदर जाते वही मिट्टी का मलबा बीच में गिरा हुआ मिलता और दूसरी तरफ से फ्लॉयड की कोई आवाज उसी मलबे की वजह से सामने नहीं आ पा रही थी। बट अब यहाँ एक नई समस्या ने जन्म ले लिया। जी हाँ, फरवरी 1927 का शुरू होते ही आसपास के इलाकों में भारी स्नोफॉल होने लगी और जैसे वो स्नोफॉल होने लगी, वो जो गड्ढा ये लोग खोद रहे थे वो गड्ढा वापस ऊपर भरने लगा। अब ये चीज एक अलग ही समस्या थी। लोगों को बार बार ना सिर्फ मिट्टी निकालनी पड़ रही थी बल्कि वो साथ में बर्फ भी निकालनी पड़ रही थी जो गड्ढे को भर रही थी। खैर उस गड्ढे को वो गड्ढा ही कहीं कोलैप्स ना कर जाए, उस गड्ढे के चारों तरफ ईंटें भी लगाई गई, बड़े बड़े पत्थर भी लगाए गए ताकि ये दीवार इस पूरे गड्ढे को सपोर्ट बना कर दे और नीचे काम करने वाले मजदूर इस मिट्टी में धंसे नहीं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी फाइनली अभी भी रेस्क्यूअर्स को ये उम्मीद थी कि हाँ फ्लॉयड नीचे सही सलामत होगा, क्योंकि उसके पास पानी की कमी नहीं है। पानी तो इस गुफा में नीचे से बहता जा रहा है, वो इस गुफा के पानी को पी सकता है, बस उसको कमजोरी जरूर आ गई होगी। और इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या अभी तक फ्लॉयड सही सलामत है, उन लोगों ने एक बल्ब वाला एम्पलीफायर उस गड्ढे के अंदर लगा कर रखा साथ में। मतलब कि वो एम्पलीफायर कुछ इस तरीके का था कि अगर नीचे कोई भी हरकत फ्लॉयड करता या फिर कुछ भी हिलता, कुछ भी बोलता, तो वो बल्ब उन सारी फ्रीक्वेंसीज को नोटिस करता, उन सारी फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता और उन एम्पलीफायर तक पहुंचाता, जिससे वो सभी के सभी टेक्निकल लोग उस एम्पलीफायर की रीडिंग्स को पढ़ के ये अंदाजा लगाते कि हाँ नीचे फ्लॉयड अभी तक सही सलामत है। और लिटरली जब भी वो लोग एम्पलीफायर को ऑन करते, हर एक मिनट 20 से भी ज्यादा बार फ्लॉयड अपनी फ्रीक्वेंसीज को ऊपर इस एम्पलीफायर तक भेज रहा था, जिससे लोगों को एक पक्की उम्मीद थी कि हाँ फ्लॉयड अभी भी जिंदा है और वो सही सलामत है और हम उसे अभी भी बाहर निकाल सकते हैं। गड्ढा अभी तक खुद कर तकरीबन 55 फीट का हो चुका था। जो ऊपर रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हीं सब के बीच में विलियम मडबर्ग नाम का भी एक और रिपोर्टर था, जिसने खुद जाकर नीचे सुरंग के अंदर फ्लॉयड का इंटरव्यू भी लिया था। उस इंटरव्यू की वजह से इस रिपोर्टर को काफी बार सम्मानित भी किया गया और ये रिपोर्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसी गुफा के मुहाने पर बना रहा। और फाइनली 18वें दिन इसी रिपोर्टर ने सबसे पहले वो न्यूज़ दी पूरे की पूरी दुनिया को कि हाँ ये गड्ढा जो खुद कर अभी तक नीचे काफ़ी गहरा हो चुका है, तकरीबन 75 फुट के आसपास का हो चुका है। 18वें दिन फाइनली ये गड्ढा कंप्लीट हुआ और जैसे ही इन लोगों ने अंतिम कस्सी नीचे मजदूरों ने चलाई, वो लिटरली नीचे मौजूद बेचारे फ्लॉयड कॉलिंस को देख सकते थे। अब जैसे ही उन लोगों ने फ्लॉयड कॉलिंस को देखा, नीचे की तरफ फिसल कर वो फ्लॉयड कॉलिंस के पास तक पहुंचे और फ्लॉयड कॉलिंस को नीचे जाकर जगाने लगे। जैसे ही उन लोगों ने फ्लॉयड कॉलिंस को हाथ लगाया, उसकी सारी की सारी बॉडी लिटरली गल चुकी थी। सोच कर देखिए आप, उस 3 फुट चौड़ी सुरंग के अंदर फ्लॉयड कॉलिंस कब तक ही बेचारा जिंदा रहता। फ्लॉयड कॉलिंस की अब तक जान जा चुकी थी और जैसे ही लोगों ने उसकी बॉडी को देखा, सभी को बहुत ज़्यादा झटका लगा। क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से लोग मेहनत कर रहे थे फ्लॉयड को बचाने के लिए। काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी उस गड्ढे में उतरे ताकि वो फ्लॉयड की बॉडी को जांच सके कि आखिर फ्लॉयड की मौत का कारण क्या है। फ्लॉयड की मौत का उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जब वो फ्लॉयड के बॉडी के पास पहुँचे, उससे तकरीबन 25 घंटों पहले ही, सिर्फ 25 घंटों पहले ही फ्लॉयड की मौत हुई होगी, क्योंकि उसकी
बॉडी की हालत ऐसे देखकर लग नहीं रहा कि उसकी मौत काफ़ी पहले हुई है। उसकी बॉडी इंटैक्ट कंडीशन में थी। बेशक पानी की वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा गल चुकी थी। एक हिस्से से नीचे की तरफ से, मतलब कि उसकी छाती से लेकर उसका मुंह से लेकर वो पानी जो फिसल फिसल कर नीचे की तरफ जा रहा था, उसकी कमर अभी भी ओके कंडीशन में थी, इंटैक्ट कंडीशन में थी, बट उसका नीचे से शरीर ने गलना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने उसकी अंदाज़ा लगाया कि 25 घंटे पहले वो मरा होगा। अगर हम थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करते, थोड़ी और ज़्यादा जल्दी इस गड्ढे को खोदने में सक्सेसफुल रहते तो हम किसी तरीके से फ्लॉयड को बचा भी सकते थे, बट वो पत्थर अब भी उसी फ्लॉयड के पैरों के अंदर फंसा हुआ था। और फाइनली डॉक्टर्स ने उस पत्थर को बाहर निकाला, पहले तो देखने के लिए कि आखिर किस वजह से फ्लॉयड ये फंसा था। जैसे वो पत्थर बाहर निकाला गया, उस गड्ढे से उस पत्थर को ऊपर ले जाया गया, और सोच कर देखिए, जो पत्थर बेचारे इस फ्लॉयड के पैर के ऊपर गिरा था, उसका वजन सिर्फ और सिर्फ 27 किलो का था। और वो पत्थर भी हम उसे सॉलिड पत्थर भी नहीं कह सकते, वो मिट्टी का ही एक गोला था, मिट्टी का ही एक आप नाजुक सा कोमल सा पत्थर लगा लीजिए। लेकिन इंसानी शरीर के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो मिट्टी के पत्थर को तोड़ पाए। ऑब्वियसली उसको तोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा जोर चाहिए है, और 3 फुट चौड़ी एक सुरंग के अंदर रहकर बंदा कैसे ही किसी पत्थर को तोड़ सकता है। बट उस पत्थर का वजन सिर्फ और सिर्फ 27 किलो का था। और फ्लॉयड टोटल इस सुरंग के अंदर पूरे 408 घंटों तक, सोच कर देखिए आप, 408 घंटे थोड़े नहीं होते, पूरे 408 घंटों तक इस सुरंग के अंदर फंसा रहा, अपनी ज़िंदगी और जान के बीच में लड़ता रहा। वो भी किसी तरीके से बचना चाहता था, बट क्या करें, डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी को और अच्छे से जांचा, उस पैर को भी देखा जो पैर उसका उस पत्थर के नीचे फंसा था। उस पैर के अंदर घाव इतना बड़ा हो चुका था कि लिटरली पत्थर के शेप में उस घाव ने अपना आकार ले लिया। जिस आकार का पत्थर था उसी आकार में वो घाव भी बन चुका था। उसके टखने से लेकर उसके घुटने के बीच तक पूरा का पूरा पैर लिटरली गायब हो चुका था। उसकी हड्डियां बाहर आ रही थी, सारा खून रिस रिस कर पानी के साथ घुल घुल कर नीचे की तरफ जा रहा था। और यहाँ फ्लॉयड की मौत का कारण कुछ और नहीं बल्कि ओवर एक्सपोजर और स्टारवेशन ही रही होगी। मतलब उसके शरीर में खाना नहीं जा रहा, उसके शरीर के अंदर कमजोरी आ गई होगी, और साथ ही उसके शरीर से खून भी रिस रहा है, खून भी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। उसके शरीर में नाम मात्र ही खून बचा था उस टाइम पर। इसके बाद सभी घर वालों ने मिलकर, सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम फ्लॉयड की बॉडी को इसके अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे। फ्लॉयड की बॉडी हमेशा के लिए इसी गुफा के अंदर रहेगी, इसको बस यहीं से ढक दो। हमें पता लग गया कि हमारे फ्लॉयड की मौत अब हो चुकी है, हम इसको बाहर नहीं निकालना चाहते। बट कुछ महीनों बाद फ्लॉयड के भाई हॉमर ने सरकार से रिक्वेस्ट करी कि मुझे बस मेरे भाई की बॉडी किसी तरीके से चाहिए है। मैं जब भी रात को सोता हूँ मेरा भाई मेरी आंखों के सामने रहता है, क्योंकि एंड टाइम में मैं मेरे भाई के साथ था और मैं उसको किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मैं वो नहीं कर पाया। अब मुझे मेरे भाई की बॉडी वापस चाहिए है। 17 अप्रैल 1927 के दिन एक बार फिर से 7 मजदूरों को लगाया गया कसी फावड़ा लेकर उसी गड्ढे को वापस खोदने के लिए। उसी गड्ढे को दोबारा खोदा गया, और अब की बार लिटरली बेचारे फ्लॉयड के शरीर का थोड़ा बहुत कंकाल ही बन चुका था। मतलब कि उसके शरीर से सारा मांस तो गायब ही हो चुका था, नीचे दफन हुए पानी की वजह से वो वैसे ही गल रहा था। उसके लाश को वहां से निकालकर साइड में ही एक फैमिली सिमेट्री के अंदर दफना दिया गया। बट फ्लॉयड के पिता ने इस गुफा को वापिस से एक डेंटिस्ट के पास भेज दिया, और उस डेंटिस्ट ने जब इस गुफा को खरीदा तो उसने सीधे तौर पर फ्लॉयड की लाश को भी मांगा कि मुझे इस लाश को भी चाहिए है, मैं इसकी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाऊंगा, इसको कॉफिन में रखकर गुफा के अंदर रखूंगा और लोग आएंगे इसी को देखने के लिए आएंगे और उससे हम पैसा कमाएंगे। सोच कर देखिए आप, उसकी लाश को फिर से वहां से निकाला गया और एक कॉफिन के अंदर बंद करके ऊपर शीशा लगाकर गुफा के एंट्रेंस में थोड़ी अंदर जाने पर वहीं रखवा दिया गया, और लोग दूर से ही गुफा के अंदर रखे हुए फ्लॉयड कॉलिन की लाश को उस ताबूत के अंदर देख सकते थे। तकरीबन 2 सालों तक उस लाश को उसी ताबूत में रखने के बाद मार्च 1929 में एकदम से वो ताबूत अपने आप इस गुफा के अंदर से गायब हो गया, और उससे कई मील दूर ग्रीन रिवर के एज के ऊपर यहाँ बेचारे फ्लॉयड कॉलिन की लाश मिली, और वो भी बिना ताबूत के। जब उसकी लाश को दोबारा से लोगों ने देखा तो उसका वो पैर ही गायब था जिस पैर के ऊपर वो पत्थर पड़ा था। सोच कर देखिए आप, उसकी लाश को दोबारा से रिट्रीव किया गया और देखा गया कि आखिर ये लाश वहां से कौन उठाकर ले गया। बट हर तरीके से चेक करने के बाद भी पुलिस वालों को पता ही नहीं लगा कि आखिर इस गुफा के अंदर से इस लाश को किसने उठाकर वहां तक पहुंचाया। लोगों ने इस गुफा को पूरे तरीके से हॉन्टेड गुफा माना, और आज भी लोग इस गुफा को पूरे तरीके से हॉन्टेड गुफा मानते हैं। कोई भी उस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। खैर, उस लाश को दोबारा से उठाकर उसी गुफा के अंदर रख दिया गया, और अब की बार पक्के तरीके से आगे जाल वगैरह लगाकर इस गुफा में इस लाश की पूरी सुरक्षा की गई। 1961 में इस गुफा को वहीं की सरकार द्वारा खरीद लिया गया, और
अब सरकार इस बात में कंफ्यूज थी कि आखिर इस लाश का वहाँ क्या किया जाए। तो सरकार ने कहा कि हम भी इस लाश को यहीं पर रखेंगे, हम इसको यहाँ से नहीं हटाने वाले। लेकिन फ्लॉयड के जो आने वाली पीढ़ियाँ थी, उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि अब तो उनकी इस फ्लॉयड की लाश को उन्हें वापस सौंप दिया जाए, हम इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। और फाइनली 24 मार्च 1989 यानी कि तकरीबन 62 सालों बाद, सोच कर देखिए 62 सालों बाद उस गुफा से एक बार फिर से फ्लॉयड की लाश को बाहर निकाला गया और अब की बार फिर से एक सिमेट्री के अंदर दफनाकर उसके ऊपर वही ग्रेवस्टोन वगैरह लगाकर, बहुत बड़ा पत्थर सा लगाकर उसके ऊपर फ्लॉयड का इतिहास लिखा गया। एक ग्रेटेस्ट केव एक्सप्लोरर एवर नोन उस पत्थर के ऊपर लिखा भी हुआ था। और फाइनली अब फ्लॉयड अपनी अंतिम जगह के ऊपर पहुंच चुका था। खैर वो आप फुटेज भी देख लीजिए जो एक्चुअल में रिकॉर्ड की गई थी उसी मैमथ नेशनल पार्क के अंदर बनी हुई इस क्रिस्टल केव की। एंड ट्रिगर वार्निंग, ये फुटेज बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। खैर अगर आपको ये फुटेज पूरी अच्छी लेंथ में चाहिए हो तो मैं आज रात को मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दूंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम की ब्रॉडकास्ट आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर इस वीडियो का शाउट आउट जैक और कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।